अयोध्या चढ़ावा चोरी पर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चढ़ावा चोरी की जानकारी ली है। अयोध्या के पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यह बड़ा दावा किया है। कटियार ने कहा है कि वो पीएम के साथ फोन पर संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें 1:30-2 बजे रात में फोन किया। कटियार ने कहा कि हो सकता है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल भेज दिया जाए। जेल जा सकते हैं ये तीनों, ये कह रहे हैं विनय कटियार। बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे खुद यानी विनय कटियार से फोन पर बात करके इस पूरे मामले की जानकारी ली है। विनय कटियार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें 1:30-2 बजे रात में फोन किया और पूरी जानकारी ली और इसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा इस मामले में जेल भी जा सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम तो रात को चल के यहां आ गए और मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के बीच पिछले 3 दिनों में अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। हादसे की तस्वीरें 30 जून की है। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ टूटकर गिरा, जिसमें 11 साल के विहान श्रीवास्तव की जान चली गई। ठाणे के मुंब्रा में बारिश के बाद जल भराव और पानी में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। ठाणे में करंट लगने से 3 लोगों की मौत की खबर है। ठाणे के डोंबिवली कल्याण में 26 साल की शशि राहुल चक्र की भी बारिश के चलते हादसे में जान चली गई। खुले में पड़ी बिजली की तारों की चपेट में आ गई थी। अगली तस्वीर भी ठाणे से ही है। खुले में बिजली की तार का पड़ा होना 28 साल के मुस्तफा शेख के लिए जानलेवा साबित हुआ। बारिश के दौरान खुला मैनहोल 55 साल के असलम शेख की मौत की वजह बना। एक दिन पहले ही मैनहोल में गिरने से इनकी जान चली गई। हादसा मुंबई के साकेनाका में हुआ। पनवेल में बारिश के बीच एक फ्लैट में छत का स्लैब गिर गया। हादसे की चपेट में आकर 45 साल के सुरेश लोखंडे की जान चली गई। बारिश के दौरान पालघर में 28 साल के किशन वार्ता मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे। इसी दौरान नदी में बह गए। मुंबई से एक और खबर है, आपको बता दें मुंबई के माटुंगा इलाके में बारिश शुरू होने के साथ ही सड़कों पर वाटर लॉगिंग भी शुरू हो गई। आप देखिए टीवी 9 संवाददाता शुभम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में आज बरसात का तीसरा दिन है। दूसरे दिन भी लगातार रुक रुक के हो रही बरसात मुंबई करों के लिए आफत बन चुकी है। माटुंगा इलाके में इस वक्त देखिए किस तरह से वाटर लॉगिंग की जो समस्या है एक बार फिर से जो है वो होते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए, और ख़ास तौर पर जो नाले सफाई की बात कही जाती है, जब नाला भर जाता है इसी वजह से पानी जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से कुछ और घंटे बरसात होती रहे तो आने वाले समय में यहाँ पर जो है घुटनों तक पानी जो है वो भर जाता है। और साफ तौर पर कहा जाए कि फिलहाल मुंबई में अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बरसात होने की संभावना जताई है। और आप साफ तौर पर आसमान में देखेंगे तो काले बादल इस वक्त मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग मुंबई वासियों के लिए काफ़ी समस्या जो है वो बन जाती है। देखिए साफ तौर पर जो गटर है, जो मैनहोल जिससे कल एक शख्स की मौत हो जाती है, वो साफ तौर देखिए उसे खोल दिया गया है ताकि पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चलता रहे और पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इसी वजह से आप साफ तौर पर देखिए कि मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी की जो समस्या है वो होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, बरसात के कुछ दिन पहले जो नाले की सफाई है वो शुरू की जाती है और बरसात मुंबई में जब आ जाती है तो इसी तरीके से पानी लगना जो है शुरू हो जाता है। मेरा और सीधे चलते हैं गोवा, जहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहा है ये सुनते हैं। उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई,
ये 2021 से शुरू हुई, जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने, और जिस तरह से इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, जैसे 2021 का एक मामला है, एक पाठक परिवार है, उनके पास जमीन थी, उन्होंने जमीन इनकी पार्टी के किसी नेता को 2 करोड़ रुपए में बेची। अयोध्या में उनकी जमीन थी पाठक परिवार की, उन्होंने वो जमीन 2 करोड़ रुपए में इनके किसी नेता को बेची, इनकी पार्टी के, और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो गई। तो जाहिर तौर पे 16 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए गए। और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा, सब लोगों को पता था। इसी तरह से 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी। इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ में खरीदी। तो इस तरह से 14 करोड़ की जमीनें 95 करोड़ में खरीदी। इसके कागज जनता के बीच में चारों तरफ हैं। जमीनों को 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया। फिर जब मंदिर बनने लगा, बता रहे हैं 40% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40% कमीशन हर टेंडर के अंदर ली गई। ऐसे तो सरकारों के अंदर होता है, जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया है। और अब निकल के आ रहा है कि किस तरह से चढ़ावे की चोरी हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज सामने आई है जितनी, उससे पता चला 40 दिन में 70 बार चोरी होने के फुटेज के अंदर एविडेंस सामने आए हैं। 40 दिन में 70 टाइम्स लोग उसके अंदर सीसीटीवी के अंदर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पता नहीं कितनी चोरी हुई है। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, हर हिंदू के मन में है, हर अरविंद केजरीवाल 40 दिन में 70 बार चोरी और साथ ही अलग अलग घोटालों को लेकर भी इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहरहाल आगे भी इस बारे में आपको अपडेट करेंगे। अब खबर करते हैं, खबर मुंबई से है। मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके में कुछ देर तक तेज बारिश हुई और गाड़ियों की रफ्तार कैसे धीमी हो गई। देखिए टीवी 9 संवाददाता विनोद जगताले की एक रिपोर्ट। आज सुबह से ही मुंबई में भारी बरसात देखने को मिल रही है। इस समय हम किंग्स सर्कल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो षणमुखानंद हॉल रोड है, इस रोड पर बारिश का कहर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो लगातार यहाँ पानी की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज मुंबई में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर दिया गया है मौसम विभाग ने। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ड्रेनेज है, ये देखिए सामने ड्रेनेज के सामने कर्मचारी यहाँ पर खड़ा हुआ है। कल एक हादसा मुंबई में हुआ था और ड्रेनेज में, खुले ड्रेनेज में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज यहाँ पर हालांकि ड्रेनेज का ढक्कन नहीं खुला गया है। यहाँ पर बीएमसी ने अपने कर्मचारी मैनहोल के पास यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और पिछले 35 से 40 मिनट इस इलाके में ये बरसात है और ये 40 मिनट की बरसात से यहाँ पर देख सकते हैं कि जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और लगातार बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर बने ड्रेनेज सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। लोग काफी दहशत में हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी तक कई लोग इस बारिश की वजह से प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। तस्वीरें मुंबई गोवा हाईवे की है। बारिश की वजह से हाईवे पर चिपलून के परशुराम घाट पर खतरा मंडरा रहा है।
बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाया गया सीमेंट कंक्रीट का ड्रेनेज चैनल क्षतिग्रस्त हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम की सीढ़ियां कई जगह से टूट गई हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी भी वक्त इसका बड़ा हिस्सा नीचे गिर सकता है। अगर क्षतिग्रस्त हिस्सा ढह जाता है तो घाट के नीचे बसे पेढ़े गांव पर खतरा बढ़ सकता है। परशुराम घाट की सुरक्षा के लिए बनाई गई गैबियन दीवार के नीचे की मिट्टी भी खिसकने लगी है। वहीं बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे में पेढ़े गांव पर मंडरा रहे खतरे के चलते स्थानीय लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग बिना देरी किए क्षतिग्रस्त ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर समय रहते इस हाईवे के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो एक और हादसा देखने को मिल सकता है। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। यहां भी कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जहां पिछले कई घंटों से तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर भारी जलजमाव था। जिन लोगों ने इस जलजमाव के बीच से गुजरने की गलती की, उनकी गाड़ियां जलभराव के बीच खराब हो गई। और देखिए कैसे वो अपनी गाड़ियों को खदेड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास करते दिखे। बारिश के बीच शहर में अंधेरा छा गया और गाड़ी चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मुख्य सड़कों का ये हाल था तो रिहायशी इलाकों के हालात क्या रहे होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मूसलाधार बारिश के बीच पानी की निकासी हो पाना मुश्किल था। ऐसे में पूरे शहर में पानी भर गया। बारिश सुबह से ही हो रही थी। स्कूली बच्चे और दफ्तर के लिए निकले लोगों को इस जलभराव के चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोग गाड़ियां खराब होने से रास्तों में ही फंस गए। गुजरात के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली तस्वीर गुजरात के कड़ी मेहसाणा की है। यहाँ बारिश थमने के बाद के हालात देख लीजिए। घंटों बाद भी सड़कों पर भरे पानी की निकासी नहीं हो सकी। इधर गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बीच सड़क हादसा भी हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क एकदम सुनसान है। सड़क पर ना तो कोई ट्रैफिक जाम है और ना ही बाइक की रफ्तार ही ज्यादा है, लेकिन तभी यह हादसा हो जाता है। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरने की वजह से ये गड्ढा दिखाई नहीं देता और इसी गड्ढे में गिरकर बाइक सवार ये दोनों लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। बाइक चला रहा शख्स सिर के बल जमीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है। बाइक पर पीछे बैठी महिला भी इसके साथ सड़क पर गिर जाती है। किसी तरह ये महिला इस शख्स को उठने में मदद करती है, लेकिन सिर में चोट की वजह से ये शख्स ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। चीख पुकार सुनकर कुछ लोग मदद के लिए इनके पास पहुंचते हैं। इस बीच एक पुलिस की गाड़ी भी ठीक इनके बगल से गुजर रही होती है। कुछ ही देर बाद इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसका वीडियो वायरल है। कुल मिलाकर सड़क पर गड्ढे की वजह से दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि शहर में इन गड्ढों की वजह से हादसे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन समय रहते इनकी मरम्मत के लिए पहल नहीं की जाती। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में 2 दिन से फंसे 24 श्रद्धालुओं को प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। फंसे लोगों को रस्सी बांधकर निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर की हैं। देखिए कैसे एक एक करके श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे बड़ी सावधानी से लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान रेस्क्यू टीमों ने जिस नाले पर अस्थायी पुलिया बनाई हुई थी, वहां पर पास पेड़ों से ही रस्सियों को बांधा गया। फिर जिपलाइन की तरह लोगों को वहां से निकाला गया। बता दें, लुनी नाले में भारी बारिश के कारण बनी अस्थायी पुलिया भी अचानक बह गई थी। इससे छंडौले वाली माता मंदिर में दर्शन के लिए गए 24 श्रद्धालु फंस गए थे। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बंदे पहुंचे 2-3 तो रास्ते में गिरी गए, तो कितनी मुश्किलों से आप खुद पुल बना के यहाँ तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस और अपना ध्यान दे ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। भारी बारिश की वजह से नाले का जलस्तर बढ़ गया। इससे स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई अस्थायी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया बहने से श्रद्धालुओं का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया था। और अब आपको जयपुर के हालात दिखाते हैं, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरें जयपुर के ट्रॉमा सेंटर की हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, ट्रॉमा सेंटर की छत से ग्राउंड फ्लोर तक तेज रफ्तार से पानी पहुंचने लगा। कुछ ही देर में जयपुर के SMS हॉस्पिटल में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। इमरजेंसी, ICU,
ईसीजी और एक्सरे रूम समेत अस्पताल के सभी मुख्य हिस्सों में पानी भर गया। अस्पताल के वार्ड में पानी भरने से मरीजों और परिजनों को दिक्कत होने लगी। उनका सामान भी भीग गया। गंभीर मरीज इसी जल भराव के बीच इलाज की आवाजाही के लिए मजबूर दिखे। ट्रॉमा सेंटर में जल भराव से संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया। मरीजों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ को भी इस जल भराव के चलते काम करने में दिक्कत होती रही। कुल मिलाकर बारिश के दिनों में एक अस्पताल में इस तरह जल भराव कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मॉनसून की पहली बारिश के बाद राजधानी जयपुर के अस्पताल की तस्वीरों के चलते प्रशासन की आलोचना भी हो रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जल भराव की समस्या को दुरुस्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और अब खबर एक ऐसे हादसे से जुड़ी जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यूपी के कौशाम्बी में टोल प्लाजा पर हुए टैंकर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहीं इस खौफनाक हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कौशाम्बी में 26 जून को सिहोरी टोल प्लाजा पर रिकॉर्ड हुए सीसीटीवी फुटेज से कई तथ्य सामने आए। टोल प्लाजा पर रोजाना की तरह उस दिन गाड़ियां गुजर रही थी, सब कुछ सामान्य था। अचानक तेज रफ्तार एलपीजी गैस टैंकर सीधे आकर टोल के कैबिन से टकरा गया। वीडियो में देखिए, टैंकर के टकराते ही उससे गैस का रिसाव होने लगा और दूर तक फैल गया। इससे पहले कि टोल पर तैनात कर्मचारी कुछ समझ पाते, टैंकर में भयानक ब्लास्ट हो गया। पूरा टोल प्लाजा आग के गोले में तब्दील हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि ब्लास्ट के बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं और मौत का तांडव दिखाई दिया। खबर यह भी है कि ब्लास्ट के वक्त एलपीजी टैंकर ड्राइवर धर्मेंद्र दुबे और टोल कर्मचारी आलोक सिंह की मौके पर जान चली गई। इसके बाद बुधवार को इलाज के दौरान सड़क यूजर अनिल कुमार ने दम तोड़ दिया, जबकि गुरुवार रात टोल कर्मी हीरामणि सिंह और कृष्णपाल मौर्य की भी जान चली गई। हादसे में घायल हुए एक अन्य युवक अतुल कुमार मिश्रा की हालत अभी भी नाजुक है। उनका इलाज प्रयागराज जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा है। हादसे की जांच कर रही टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। वहीं राजस्थान के उदयपुर से भीषण हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक टैंकर जलकर खाक हो गया। रिपोर्ट देखिए। हादसे के वक्त ये टैंकर उदयपुर में गोगुंदा हाईवे से गुजर रहा था, तभी अचानक इसमें भीषण आग लग गई। इस टैंकर में केमिकल भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग और तेजी के साथ भड़की। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। टैंकर में मौजूद चालक समय रहते बाहर निकल गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। दमकल विभाग को अग्निकांड की सूचना दी गई। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ देर के लिए आसपास से गुजर रही गाड़ियों को रोक दिया। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग बुझाने की घंटों तक कोशिश जारी रही। जब तक आग पर काबू पाया जा सका, तब तक टैंकर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इस मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हादसे में फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। हादसे के वक्त कई गाड़ियां इस टैंकर के आसपास से गुजर रही थी। गनीमत रही कि कोई दूसरी गाड़ी इस हादसे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त नहीं हुई। हादसे की वजह से बहुत देर तक हाईवे पर आवाजाही ठप रही। दर्द हो रही है। फरीदाबाद के गांव में स्कॉर्पियो से कुचलकर मारने की कोशिश करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें कल की है। हरियाणा के फरीदाबाद में सीआईए से बचकर भाग रहे स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने एक युवक को कुचल दिया। अभियुक्तों ने युवक को मारने के लिए करीब 200 मीटर तक उसका पीछा किया। जब युवक सड़क क्रॉस करके भागने लगा, उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक कई फीट दूर जाकर गिरा। अभियुक्तों ने टक्कर मारकर पास के ही एक मकान की दीवार भी गिरा दी। इस वारदात में युवक को गंभीर चोट आई है। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार चालक की तलाश तेज कर दी है। उधर पुलिस जांच में यह सामने आया कि स्कॉर्पियो सवारों का शक था। युवक ने सीआईए को उनके ठिकाने की सूचना दी। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिसमें टक्कर लगने से घायल युवक पर ही हमला करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस वीडियो और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा। मामले में कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में रोड रेज का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां मामूली विवाद पर कुछ बाइक सवार युवकों ने पुलिसकर्मी को उनकी कार से उतारकर पीटा। मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मी से सड़क पर मारपीट की घटना 28 जून की है, जब ड्यूटी के लिए जा रहे पुलिसकर्मी को बाइक सवार करीब दर्जन भर युवकों ने बेरहमी से पीटा।
आरोप है कि पुलिस चौकी से कुछ दूर पहले 7 से 8 बाइक सवार युवकों ने पीड़ित की कार को रोका और कार से खींचकर मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले सड़क पर गलत तरीके से बाइक ड्राइव करने को लेकर पीड़ित और अभियुक्तों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। ये 14 आरोपी जो है हमने ये फुटेज सीसीटीवी फुटेज के वर्कआउट करके ताबे में लिए गए हैं। इसे जो क्राइम करने के लिए यूज की गई एक टोटल 5 टू व्हीलर जिसका कीमत 5,60,000 है, वो हमने जब्त की है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। मामले में अब तक 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पता चला है कि अभियुक्तों में से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और हैदराबाद के एक होटल में महिला की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर ही मामले की जांच जारी है। तस्वीर हैदराबाद के लैंगर हाउस थाना क्षेत्र के एक होटल की है, जहां एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृत महिला की पहचान अलवाल की रहने वाली रेणुका के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच में पता चला कि रेणुका गोलकोंडा इलाके के रहने वाले फारूक को कुछ समय से जानती थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने लैंगर हाउस इलाके के एक होटल में चेक इन किया था। फारूक ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाहर जाने के बाद जब वो होटल लौटा तो उसने रेणुका को कमरे में फंदे से लटका पाया। फारूक का दावा है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि रेणुका के परिजन ने आरोप लगाया कि यह हत्या है। उन्होंने फारूक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने केस दर्ज कर फारूक को कस्टडी में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक ये मौत आत्महत्या है या हत्या, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस के मुताबिक घटना की हर एंगल से जांच हो रही है और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के पटना में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक इंश्योरेंस एजेंट को घर से खींचकर पीटा और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इंश्योरेंस एजेंट से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का ये मामला पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र के नूरपुर इलाके का है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने घर से खींचकर पीड़ित शशि कुमार को बेरहमी से पीटा, उसकी चेन छीन ली गई और विरोध करने पर उसके शरीर पर चाकू से कई बार हमला किया गया। सीसीटीवी के इस वायरल फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि परिवार पर दबंगों का किस कदर कहर बरपा है। पीड़ित ने बताया कि घटना के दिन शाम के वक्त क्रिकेट खेल के दौरान अभियुक्तों से कहासुनी हुई थी, तभी उन्होंने गंभीर अंजाम की चेतावनी दी थी, लेकिन शाम ढलते ही वो उसके घर आ धमके और उसे जमकर पीटा। बीच बचाव कर लोगों ने उसे किसी तरह से बचाया। आकर के अभिषेक कुमार ने मेरे सिर पे रिवॉल्वर हथियार तान दिया, रिवॉल्वर, और उसके बाद उसके छोटे भाई भोला कुमार ने मेरे शरीर पे चाकू से वार किया, पीठ पे, पेट पे, बहुत जगह वार किया, जिसके वजह से हम बहुत लहूलुहान हो गए, खून से लथपथ हो गए। फिलहाल पुलिस ने शशि कुमार की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में इलाज का पैसा मांगने पर मरीज ने अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों से जमकर मारपीट की है। डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ठाणे के कल्याण इलाके का ये वही निजी अस्पताल है जहां बिल भुगतान को लेकर हुए विवाद में मरीज और उसके साथियों ने जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सोनू नाम का एक मरीज बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, जिसमें उसे इंजेक्शन और ड्रिप लगाई गई थी, लेकिन जब बिल भुगतान का वक्त आया तो तरह तरह के बहाने बनाने लगे। इतने में उसके कई दोस्त अस्पताल के बाहर जमा हो गए और जब अस्पताल के कर्मचारी वहां पहुंचे तो लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से उन पर टूट पड़े। इस हमले में डॉक्टर और कई स्टाफ को गंभीर चोटें आई हैं। जब हम लोग बिल की बात कर रहे थे उनसे, तो बिल के लेके बात ही नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट गाली गलौजी करना चालू कर दिया। तो उन्होंने, उनका इंटेंशन था ही नहीं पैसा देने का, फ्री में उनको ट्रीटमेंट लेके जाना था। कितने लोगों के साथ मारपीट होती है आपसे? कम से कम 4 से 5 लोग रहेंगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। लातूर उदगीर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। कार ऑटो बाइक की टक्कर में कई लोग घायल हो गए।
कोण कुठून होते की काय म्हणजे पहिल्यांदा मी थांबलो. तस्वीरों में देखिए कैसे हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही। कई लोग घायल हुए। कार और ऑटो और बाइक की एक साथ टक्कर है ये। कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी जबकि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल लातूर उदयगीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अजगसोड़ा पाठी के पास कार, ऑटो और मोटरसाइकिल के आमने सामने से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए। सभी घायलों को पहले उदयगीर उपजिला अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए लातूर के विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार चालक काफी तेज रफ्तार में था। कार की भिड़ंत ऑटो से हुई और इसी दौरान एक बाइक सवार हादसे की चपेट में आ गया। लोगों का यह भी कहना है कि पहले भी इस इलाके में कई हादसे हो चुके हैं। दरअसल जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो काफी तेज मोड़ है, जिसकी वजह से कई बार चालक रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में एक भयानक सड़क हादसा हो गया जिसकी वजह से शादी के कुछ घंटे पहले मातम पसर गया। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में अमरावती अनंतपुर हाईवे पर एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार होकर लोग बारात के लिए निकले थे। ऑटो सवार लोग हाईवे के पास विनायक स्वामी मंदिर में पूजा करने के लिए रुके थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी। 3 लोगों अंकालू, नागेश और अलकनंदा की मौके पर ही मौत हो गई। नागलक्ष्मी नाम की एक बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों में से 4 को बेहतर इलाज के लिए मरकापुरम ले जाया गया, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो से जा टकराई, जबकि ऑटो को सड़क किनारे खड़ा किया गया था। हादसे में ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। अब ठाणे से आई भीषण हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 12 टन गुड़ से भरा ट्रक पुल से नीचे गिर गया। ठाणे में घोड़बंदर रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। पुणे से दहानू जा रहे गुड़ से लदे एक ट्रक ने ब्रिज के डिवाइडर को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद ट्रक का अगला हिस्सा पुल से नीचे लटक गया और खतरनाक स्थिति में फंस गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन विभाग की टीम एक पिकअप वाहन और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। इसके अलावा यातायात पुलिस की मदद से हाइड्रा और क्रेन मशीनों के जरिए पुल पर खतरनाक स्थिति में फंसे ट्रक को सुरक्षित तरीके से हटाने का काम किया गया। इस हादसे की वजह से कुछ समय के लिए घोड़बंदर रोड पर यातायात प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर ट्रक ब्रिज को तोड़ते हुए पुल से कैसे लटका, ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। साथ ही इस बात की भी जांच की गई है कि क्या हादसे के वक्त ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में तो नहीं था। गुड़ से लदा ये ट्रक पुणे से दहानू जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। और एसआईआर प्रोसेस को लेकर एक अहम खबर है। एसआईआर पर सीजेआई को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है। 23 विपक्षी दलों की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। विपक्ष ने गलत एसआईआर प्रक्रिया कराने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई है। चुनाव प्रक्रिया में ईमानदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट कड़े कदम उठाए। चिट्ठी पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के भी हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी पर डीएमके और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दस्तखत किए गए। और एक बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर एसआईटी जांच का दूसरा चरण जारी है। दूसरे चरण में लैंड डील और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जमीन खरीदकर विक्रेता और गवाहों से भी इस पूरे मामले में एसआईटी पूछताछ कर सकती है। दान में मिले आभूषणों की भी जांच करने की बात सामने आ रही है। महिपाल सिंह से भी इस मामले में पूछताछ संभव है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब पिछले 5 साल के खातों, बैंक रिकॉर्ड और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
जांच की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद टीम अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने में लगी है। इससे पहले एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ये पूछताछ चढ़ावे की गिनती में कथित अनियमितताओं और जमीन की खरीद फरोख्त के संबंध में की गई है। कैश काउंटिंग की प्रक्रिया और बैंक तक पैसे पहुंचाने के तरीकों पर भी सवाल किए गए। अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत जमीन बेचने वालों और ट्रस्ट के पूर्व अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने जो एसआईटी की प्रक्रिया शुरू की है या पुलिस की जो भी जांच हो रही है, इन सब चीज़ों से सच सामने आएगा और सारा दूध का दूध पानी होगा और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भंडाफोड़ किया है कि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू एक गैंग बनाकर वीआईपी दर्शन करवाने के खेल में हर महीने लाखों रुपए की वसूली करता था। टिन्नू कैसे करता था यह खेल, जानने के लिए आप देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले ने नया मोड़ ले लिया। अब इसमें संगठित अपराध के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार अभियुक्त रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर नेटवर्क बना रखा था, जो वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित रूप से श्रद्धालुओं से वसूली करता था। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने अपना नेटवर्क आसपास के होटल, होम स्टे के जरिए फैलाया था, जो होटल में ठहरने वाले श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच देते थे। लोगों की हैसियत के मुताबिक 500 से 1000 रुपए तक वसूले जाते थे। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से 2000 रुपए तक लिए जाते थे। होटल संचालक श्रद्धालुओं की डिटेल्स टिन्नू गैंग को भेजते थे। टिन्नू और उसके साथी श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराते थे। वीआईपी प्रवेश मार्ग के पास छोटू नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, जो बिना होटल वाले श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराता था। छोटू भी टिन्नू के नेटवर्क के जरिए श्रद्धालुओं को वीआईपी पास दिलाता था। श्रद्धालुओं से वसूली गई रकम आपस में बांटी जाती थी। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन देन, कॉल डिटेल्स, बैंक खातों और दूसरे दस्तावेजों की जांच कर रही है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिए थे। फॉरेंसिक टीमें अब डिलीट डेटा को रिकवर कर सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में पुलिस को कुछ अहम डिजिटल सबूत मिले। अभियुक्तों के मोबाइल अब चढ़ावा चोरी के राज खोलेंगे। चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाने की कोशिश हुई। अभियुक्तों ने मोबाइल फॉर्मेट कर सबूत मिटा दिए। अभियुक्तों ने गिरफ्तारी से पहले ही फोन फॉर्मेट कर दिए। व्हाट्सएप चैट, फोटोज, वीडियो डिलीट कर दिए। सभी अभियुक्तों के फोन कब्जे में लिए गए हैं। एसआईटी फॉरेंसिक की मदद से मोबाइल डेटा रिकवर कर रही है, जिससे चोरी का पूरा प्रोसेस पता किया जा सके। किन लोगों के बीच रकम का बंटवारा होता था, पूरा नेटवर्क कैसे चोरी का काम करता था, क्या चोरी में कुछ और लोग भी शामिल थे, चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड कौन था। जांच में रकम बाहर निकालने, बंटवारे के सबूत भी मिले हैं। गणना के दौरान अभियुक्त व्हाट्सएप से मैसेज भेजते थे। गिनती के दौरान बातचीत की इजाजत न होने पर मैसेज किया जाता था। चोरी में शामिल लोग आपस में पार्टी करते थे। बड़ी मात्रा में नकदी के साथ भी दिखे हैं। माना जा रहा है कि डेटा रिकवर होने के बाद मामले में कई और लोगों की भूमिका उजागर हो सकती है और जल्दी नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीआईपी पास से टिन्नू यादव और उसके नेटवर्क की अवैध कमाई पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ने टीवी9 से खास बातचीत की और कहा, होटल से एक दिन पहले ही सारी डिटेल्स टिन्नू यादव के पास आ जाती थी, दूसरे दिन पास बन जाते थे। अब बहुत चीज़ों का अध्ययन करने पर और खंगालने पर तो लगता है कि इसने बड़ी लोगों को जकड़ रखा है। इस दृष्टि से तो मास्टरमाइंड है ही, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव भी दोषी कम नहीं हैं, पूरे दोषी हैं। ये बात जरूर है कि इसने आपराधिक पृष्ठभूमि अपनी तैयार कर रखी थी, तो इसने सबको दबा रखा था, ब्लैकमेल करता था, लोगों की कमियों को पकड़ लिया था इसने। वहाँ दो गुट हैं, दो गुट चल रहे थे, यानी कि चंपत राय और टिन्नू अलग थे और ये अनिल मिश्रा और गोपाल अलग। वो आर्थिक लूट में वो लोग शामिल थे, नकदी और आभूषणों की लूट में और जमीनों की लूट में ये दोनों शामिल थे। और इस तरह इस स्तर पर ये लोग शामिल थे कि होटलों से जो इसका टिन्नू यादव का ऐसा जलवा था राम जन्मभूमि परिसर भर में, चंपत राय के आशीर्वाद के कारण, यानी सह पूरी थी, संरक्षण पूरा था।
और इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी आ रही है। पंजाब कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद तकरार बढ़ गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आला कमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। चन्नी ने रोपड़ में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। चन्नी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट पंजाब कांग्रेस के भीतर नजर आ रहा है। मोहित मेहरोत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पंजाब में कांग्रेस टूट की तरफ आगे बढ़ रही है? चरणजीत सिंह चन्नी के ये बगावती तेवर मोहित क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि क्या पंजाब में कांग्रेस टूट की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। वो खुद को ये मानकर चल रहे थे कि अगला जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होगा उसके पद पर उनकी ही नियुक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। आज उन्होंने अपने रोपड़ के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में जो मोरिंडा कस्बा है वहां पर उनका पैतृक आवास है, वहां पर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 40 के आसपास कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें कई पूर्व विधायक हैं, सिटिंग विधायक है, इसके अलावा पूर्व सांसद हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के इंचार्ज हैं, उनको बुलाया गया था। और यहाँ पर अब तक हमारी जानकारी के मुताबिक 3 विधायक और 25 नेता, जिसमें पूर्व सांसद पूर्व विधायक शामिल है, वो पहुंच चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर बैठक जारी है और दावा किया जा रहा है कि अभी और भी कई कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी का अगला कदम क्या होगा? उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो क्या वो बगावत कर देंगे? चरणजीत सिंह चन्नी के साथ ही हम आपको बता दें कि गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद और सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा भी नाराज बताए जा रहे हैं। वो ये लोग नहीं चाहते थे कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहे। बिल्कुल, और अब नाराजगी चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नजर बनाकर रखिएगा मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। मुंबई के पास ठाणे में बारिश से एक और मौत हो गई है। पूर्व मेयर के 35 साल के बेटे की मौत हो गई है। नारियल के पेड़ के नीचे दबकर राहुल पाटिल की मौत की खबर है। बुधवार शाम राहुल पाटिल सदानंद नगर में क्षेत्र में अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी भारी बारिश और तेज हवा के चलते जड़ से एक नारियल का पेड़ उखड़ गया और उनकी बाइक पर आकर गिरा। इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए जयप्रकाश सिंह का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये महाराष्ट्र में जब से बारिश शुरू हुई है तब से ये 9वीं मौत है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में जब से बारिश शुरू हुई है ये 9वीं मौत है। पिछले 3 दिन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है बरसात के अलग अलग कारणों की वजह से। मीरा भाईंदर जो ठाणे जिले के अंदर आता है, मीरा भाईंदर के सदानंद नगर में पूर्व डेप्यूटी मेयर का जो बेटा है राहुल पाटिल, ये अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और सड़क पर जाते हुए उसी वक्त एक नारियल का पेड़ राहुल पाटिल के ऊपर गिरा। 2 दिन पहले की घटना है, बुधवार की घटना है। राहुल पाटिल उसमें बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, अस्पताल में भर्ती हुए, आज उनका निधन हो गया है। और इस पूरे मामले में जो है अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर और कितने मौतें होंगी। इतना बड़ा भारी भरकम बजट होता है बीएमसी का, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, लेकिन न गड्ढे बुझाए जाते हैं, न मेन होल बंद किए जाते हैं, न ही पेड़ों का प्रॉपर ऑडिट होता है, जिसके कारण एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मुंबई में पिछले 3 दिन में 3 मौतें हो चुकी हैं, ठाणे जिले में 4 मौतें हो चुकी हैं और पूरे महाराष्ट्र में 9 मौतें हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा बरसात के शुरुआत के जुलाई महीने में जब ये हाल है तो अभी 3 महीने की बरसात बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि बरसात के शुरुआत में जब हालात ये हैं तो अभी और 3 महीने बारिश होगी, क्या कुछ होने वाला है मुंबई में? नजर बनाकर रखिए। जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।